मेरा नाम मेहरुनिसा है। मेरे शौहर डिप्टी कमिश्नर थे। ये आज से 7 साल पहले की बात है। इन दिनों मेरे शौहर सिंध के एक शहर में आला पोस्ट पर लगे हुए थे। इलाके की हिफाजत, इंतजाम, तरक्की के कामों की निगरानी, गर्ज ये सारे अहम अमूर इनकी जिम्मेदारी थे। हमको बड़ा सा सरकारी घर मिला हुआ था। नौकर चाकर भी हुकूमत की तरफ से मिले थे। गर्ज अपने वतन में गोया अपना राज था। मेरे बच्चे इन दिनों इस कदर छोटे थे कि मुझे हर वक्त एक मददगार औरत की जरूरत होती। मैं 2 छोटे बच्चों को संभालने से कासिर थी। आए दिन मेरे मियाँ के मातहत अफसरान के घरों में दावतों का सिलसिला जारी रहता। वहां जाना लाजमी होता कि यह हमारी सरकारी मुलाजमत का अहम जुज था। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि मैं लेडीज क्लब की चेयरपर्सन थी। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर की मैं बेगम थी, बतौर मेहमान खसूसी मुझे कई जगह मदऊ किया जाता। मुझे बच्चों के साथ इन अमूर की बजा आवरी में सख्त दुश्वारी का सामना था। मर्द मुलाजमीन पर बच्चे नहीं छोड़े जा सकते थे। कोई ढंग की मेट ना मिल पा रही थी जो बाशऊर हो और कुछ पढ़ी लिखी हो और दिन रात मेरे पास रहे। एक बार मुझे ईद के मौके पर महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से दारुल अमान में बतौर मेहमान खसूसी बुलाया गया, क्योंकि वहां पनाह लेने वाली खवातीन और बच्चों में ईद के तोहफे तकसीम करने थे। मैं वहां गई तो दारुल अमान में मौजूद एक नौजवान लड़की ने मुझे बेहद मुतासिर किया। इस लड़की का नाम मरियम था। वो बहुत सुलझी हुई थी और कुछ तालीम याफ्ता भी लग रही थी। शक्ल सूरत अच्छी थी। संजीदा सी ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोशल वेलफेयर ऑफिसर से इस बारे में सवाल किया तो इसने बताया कि ये अरसा 3 साल से यहाँ मुकीम है। वाकई बहुत अच्छी लड़की है। इसके वारिस तो हैं मगर अब लावारिस है। अपनी माँ के साथ यहाँ आई थी। पिछले वर्ष इसका इंतकाल हो गया। तब से ये और भी उदास रहती है। मुझे इसकी दास्तान सुनकर अफसोस हुआ। सोचने लगी, वारसों के होते हुए भी ये बेचारी लवारिस है। इसका क्या बनेगा और ये कब तक ऐसे यहाँ पड़ी रहेगी। घर आकर मियाँ से मरियम का तस्करा किया तो उन्होंने कहा कि तुमको एक मेड की जरूरत है, अगर कहो तो इसे यहाँ रख लेते हैं। घर जैसा माहौल मिलेगा। यकीनन ये जगह दारुल अमान से ज्यादा अच्छी है। वो खुशी से तुम्हारे सब काम कर दिया करेगी। मैंने हामी भर ली। मियाँ साहब ने मजिस्ट्रेट से बात की। फिर कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद हम मरियम को इसकी रजा से अपने घर ले आए। वो भी वहां के माहौल से बोर हो चुकी थी। मेरे साथ आते ही घुल मिल गई। बेशक वो ज्यादा हसीन ना थी, मगर बड़ी बड़ी जानदार आंखों में इसका तमाम हुस्न छुपा हुआ था। ताहम उदासी इसके चेहरे पर हर वक्त होती थी। कम गो थी, ज्यादातर खुद में रहती थी। इसे मेरे घर में आए हुए 4 माह बीत गए थे। एक दिन भी शिकायत का मौका नहीं दिया। मेरे बच्चों को संभालती, हर वक्त ताबेदारी और हर काम सलीके से अंजाम देती। लेकिन बहुत ज्यादा लिए दिए रहना इसकी आदत थी। इसकी यही आदत मुझे पसंद ना थी। वो सख्त मोहतात थी। किसी सूरत घुलने में ही ना आती और मैं चाहती थी वो मुझ पर एतमाद करे, मुझ पर खुल जाए, हाले दिल कहे और मैं इसके दुख सुख में शरीक हो जाऊं। इसके चेहरे का तासुर अजीब था। इंसान इससे ये ना कह पाता कि अपना दुख बताओ। जब ऐसा सोच कर इसके सामने जाती तो गूंगी बन जाती और कुछ ना कह पाती। एक दिन जब आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, मैं बैठी थी कि वो चाय की ट्रे लेकर वहां आ गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बड़ा हसीन था। मैंने मरियम की जानिब देखा। इसके मुंह पर फरहत और ताजगी के एहसास की जगह आंसू थे, जिनको वो दुपट्टे के पल्लू से जल्दी जल्दी साफ कर रही थी। आज मौका मिल गया कि इसके दिल के चोर को पकड़ लूं। क्या अपना दुख मुझे बताओगी? मैंने बड़े प्यार से कहा और सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। चाय की प्याली इसके हाथ में थमाकर दिलासा दिया, देखो, किसी को अपना गम बताने से जी हल्का हो जाता है। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर बता दो। वो जरा सा हिचकिचाई, फिर यूं गोया हुई। हम गरीब लोग हैं। मेरे अब्बा किसान थे। जमीनों पर मेहनत हमारा वर्सा है। हमारा खानदान मुख्तलिफ इलाकों में बटा हुआ था। मामू कहीं रहते थे तो खाला कहीं। अब्बा खुद जनूबी सिंध के एक गांव में आबाद थे। शादी ब्याह के मौके पर अपने रिश्तेदारों के इलाकों में सफर करते रहते थे। मेरी पैदाइश के कुछ अरसे बाद वालिद ने खेती बाड़ी के पेशे को तर्क कर दिया और नजदीकी शहर में अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली, ताकि शहर में रहकर मेहनत मजदूरी की जा सके। दरअसल वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। मेरी माँ को तमाम खानदान में एक खास मकाम हासिल था। वो सबके दुख सुख में काम आती थीं। वो बहुत हमदर्द और नेक खातून थीं। हमारे खानदान में रिवाज था कि लड़कियों की शादियां रिश्तेदारों में हों। जब मैं चौथी में पढ़ती थी, मेरे मामू की बेटी रिहाना नई नवेली भाभी बनकर हमारे आंगन में आ गई।
मैं छोटी सी थी, भाभी बहुत प्यारी लगती और मैं इसके गिर्द परवाने की तरह घूमती रहती। हमारा घर सुकून का गहवारा था। फिर जैसे इस सुकून को किसी की नजर लग गई। मैं स्कूल में थी कि आया ने बताया कि जल्दी घर जाओ, तुम्हारे घर से रोने की आवाजें आ रही हैं। उस वक्त छुट्टी की घंटी बजी थी। मैं दौड़ती हुई घर की तरफ लपकी। पता चला चाचा जान को बैल ने टक्कर मार दी है और वो शदीद जख्मी हैं। क्योंकि टक्कर से जब चाचा जान जमीन पर गिरे तो बैल ने इनको अपने पैरों से रौंद दिया था। इन्हें जल्दी से शहर के अस्पताल लाया गया। सब चाचा को देखने गए। इनका बुरा हाल था। जिस्म सारा कुचल गया था। बड़ा कठिन वक्त था। चची और इनके दोनों बच्चे रो रहे थे। बाप के पलंग की पट्टी से लगे खड़े थे। हम सब चाचा की जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहे थे। जरा देर के बाद चाचा होश में आए। सामने अम्मी खड़ी थीं। बहुत मुश्किल से सिर्फ ये कह पाए, भाभी रजिया, खुदारा मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये मेरे बच्चे नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं। मैं इनको अल्लाह के बाद तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। इतना कहकर चचा जान की रूह इस दुनिया से परवाज कर गई। चचा हमसे हमेशा के लिए जुदा हो चुके थे। शुरू कुछ दिन रिश्तेदार इनकी बीवी बच्चों के हमरा रहे। एक एक करके वो सब भी अपने घरों को सुधार गए। चची और इनके बच्चे अकेले रह गए, जिनकी कफालत करने वाला अब कोई ना था। अम्मी को देवर के आखिरी अल्फाज याद थे, बल्कि इनके दिल पर लिखे गए थे। वो अपनी बेवा देवरानी और इनके दोनों बच्चों को घर ले आईं और ये लोग हमारे घर में रहने लगे। अम्मी तो पहले ही दूसरों पर मेहरबान होती थीं, तो फिर अपने थे। मेरी अम्मी अब अपने बच्चों से ज्यादा मरहूम चाचा के बच्चों का ख्याल रखती थीं। वालिद मेरी माँ के इस रवैये से खुश थे। यूं ही दिन गुजरते गए और हम बाशऊर हो गए। अम्मी और चची साथ बैठी खाना बना रही थीं कि बच्चों की शादी का जिक्र चल पड़ा। चची ने कहा, देखो आपा, अगर तुम मेरे बेटे आरिफ के लिए अपनी बेटी मरियम का रिश्ता दे दो तो घर की लड़की घर में रहेगी और मैं भी इधर उधर डोलती ना फिरूंगी। इससे अच्छी बात और क्या होगी? मेरी माँ ने जवाब दिया। तो चची के चेहरे पर खुशी के फूल खिल गए। तो फिर हल्की सी रस्म भी कर लेते हैं। मंगनी की चीजें मरियम पर डाल देते हैं। यूं दोनों ने सलाह से दिन तय किया और दो चार रिश्ते की औरतों को बुलवाकर मिठाई के एक डब्बे से रस्म कर ली। छोटी सी उम्र में मेरे सर पर सुर्ख दुपट्टा डालने वाली मेरी चची थी, जो हमारे घर में ही रहती थी। इन दिनों पता भी ना था कि इस तरह चुनरी ओढ़ने से सुर्ख दुपट्टे की क्या अहमियत होती है। दिन गुजरते गए, शऊर बढ़ता गया। अब सब मुझे आरिफ की उमंग कहते थे। मैंने सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ा था, क्योंकि हमारे गांव में 8वीं तक स्कूल था। शहर का स्कूल काफी दूर था। फिर मुझे भी पढ़ने से कोई खास लगाव ना था। चाचा मरहूम की बेटी नाइला से मेरा दिल लग गया था। सारा दिन हम साथ होते। मुझे भी शायद एक कम उम्र साथी की जरूरत थी। लैला की सूरत में वो साथी मुझे मिल गई। सारा दिन ऊट पटांग बातें करती, सहन में भागती दौड़ती और खुश होती। ये बड़ा सुनहरा जमाना था। बचपन तो मासूम होता है। जब जरा अकल आई तो माशरती पाबंदियों का एहसास जागा। मैं बहुत सादा सी लड़की थी। सबसे हंस हंस कर बातें करती। मालूम ना था कि ये मेरा मंगेतर है और इसके साथ यूं फ्री होकर ना बोलना चाहिए। लेकिन भाभी हमारी गलत फहम की थी। टो में रहने लगी। हमारी तो मासूम बातें थीं, लेकिन वो हमारे खिलाफ मवाद जमा कर रही थीं। दरअसल इनको मेरी बेवा चाची का बच्चों समेत हमारे घर रहना नागवार था। चाहती थी कि किसी तरह से इन लोगों से निजात मिल जाए। आखिर वो मेरे भाई की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराने में कामयाब हो गई। भाई को हर वक्त बताती, देखो ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है, दुपट्टा ठीक से नहीं लेती और इसका आरिफ से बातें करने का अंदाज गलत किस्म का है। घर में ये क्या ड्रामा चल रहा है? ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं। आज नागवार है, कल नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तब क्या करोगे जब पानी सर से गुजर जाएगा? भला कौन सा भाई बहन के बारे में ऐसे अंदेशे बर्दाश्त कर सकता है? भाई ने अम्मी पर दबाव डाला। चची को कहें कि वो अब अपने घर जाकर रहें। अब तो इनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अलग रह सकती हैं। चची का कोई ना था। अब्बू भी इनको बेआसरा ना करना चाहते थे, मगर अब्बू की कौन सुनता था। भाभी ने चची को बहाने बहाने इतना परेशान किया कि वो एक रोज खुद ही अपना सामान उठाकर बच्चों को साथ लेकर चली गईं। इनका एक पड़ोसी जो हालात से वाकिफ था, आरिफ को वीजा करा दिया और वो दुबई चला गया, जहां एक मशहूर कंपनी में इसको मुलाजमत मिल गई। आरिफ ने वहां मेहनत की और कमाई अपनी वालदा को भिजवाने लगा। चची अम्मी से मिलने आती थी और कहती थी, तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनेगी। वादा किया था तुमने, तो इस वादे को तुम याद भी रखना। अम्मी जवाब देती, ऐसा ही होगा, खातिर जमा रखो।
मैं वादा करके मुकरने वालों में से नहीं हूँ। आरिफ मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहा था ताकि जल्दी जल्दी इस काबिल हो जाए कि मुझे इज्जत से ब्याह कर ले जाए। वो चाहता था कि अपना पुराना घर नया बना ले और इसमें नया फर्नीचर हो, जिंदगी की सब सहूलतें हों, ताकि जब मैं इसकी दुल्हन बनकर इसके घर जाऊं तो हर तरह का आराम मिले। ये सब बातें मुझे मेरे चचा साथ समीना बताती थी जब वो मुझसे मिलती कि मेरा भाई खतों में अम्मी को ऐसी बातें लिखता है। समीना की बातें सुनती तो मैं खुश हो जाती। मेरी अपनी कजन के साथ दोस्ती अब भी कायम थी और मैं बहुत खुश थी। आरिफ की मेहनत रंग ले आई। जब आया तो बहुत कमा कर लाया। 5 साल बाद लौटा था। आते ही सबसे पहले मकान को नया किया, फिर टीवी, रेफ्रिजरेटर, हर जिंदगी की हर सहूलत से घर को पुर कर दिया। अब इनका घर हमारे घर से ज्यादा अच्छा और कुशादा था। उन्होंने साथ वाला खाली प्लॉट भी खरीद कर अपने अहाते में शामिल कर लिया था। भाभी का एक भाई बहुत निकट्टू था। वो जब घर आता तो कुन अखियों से मुझे तकता और मुझे इसका यूं देखना बहुत बुरा लगता। इससे मैं पर्दा करने लगी। भाभी को मेरी ये बात भी पसंद न आई, जबकि इनका भाई फराज बहाने बहाने से मेरे सामने आने की कोशिश करता, मुझसे अज खुद मुखातिब होने लगता। मैं इसको सख्त नापसंद करती थी। एक दिन ये मामला रंग ले आया। भाई ने अम्मी से कहा कि मैं चाहता हूँ मरियम की शादी फराज से हो जाए। अम्मी तो भाई का मुंह तकने लगी और मैं सकते में रह गई। अब भाभी की मुखालफत का मतलब समझ में आ गया। फराज तो मुझे एक आंख ना भाता था और मेरी इससे शादी की बात हो रही थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। पहले तो अम्मी ने समझाया कि ये मुनासिब नहीं, मैं बेवा देवरानी को जबान दे चुकी हूँ। जब भाई और भाभी ने ज्यादा जोर डाला और मुमानी भी आकर रिश्ते के लिए बैठ गईं, तब अम्मी डट गईं। अम्मी की जुर्रत पर मैं काफी खुश थी, क्योंकि मैंने तो दिन रात आरिफ के सपने देखे थे। 5 बरस इसका इंतजार किया था। अब तो इनके हालात भी सुधर चुके थे। जब भाभी ने देखा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तो भाई के हमरा चाची के घर गईं और इनको बताया कि मरियम का रिश्ता मैं अपने भाई के लिए ले रही हूँ। ये रिश्ता लड़की की मर्जी से हुआ है। आरिफ ने ये बात सुनी तो वो घर से निकल गया। यूं भाई और भाभी मेरे दिल का नगर उजाड़ कर आ गए, मगर अम्मी और मुझे इल्म ना हो सका कि वहां क्या कहकर आए हैं। हम तो इंतजार कर रहे थे कि आरिफ हमारे घर आएगा, मगर हफ्ता गुजर गया, वो ना आया। अल्लाह की करनी, इन्हीं दिनों वालिद साहब बीमार पड़ गए और 2-3 दिनों के बुखार में ही इनकी रूह इस दुनिया से परवास कर गई। अब अम्मी का जोर टूट गया था और घर के फैसलों पर भाई का जोर चलने लगा। उन्होंने अब्बू के चहलम के बाद कह दिया, या तो मरियम की शादी फराज से कर दो, नहीं तो अपनी लड़की को लेकर चच्ची के घर चली जाओ। जब तुमने इनके बुरे दिनों में इनको अपने पास रख लिया था, तो वो भी तुम्हें रख लेंगी। अम्मी बेटे के मुंह से ऐसे नाजेबा कलमात सुनकर थनक कर रह गई थीं। उन्होंने मामू से शिकायत की। वो भी बीवी के डर से कुछ न बोले। मुमानी बेटी से मिली हुई थीं। अब अम्मी के लिए मुश्किल हो गई कि मेरा निकाह आरिफ से कैसे करें, जबकि चाची चाहती थीं कि मेरा भाई भी निकाह में शामिल हो और मेरा वली बने। इसी कश्मकश में आरिफ दोबारा दुबई चला गया और अम्मी पर भाई और भाभी का दबाव बढ़ गया कि मरियम का निकाह फराज से कर दें। जब अम्मी ने मेरे भाई की ना सुनी, तो उन्होंने हमारा जीना दूभर कर दिया और भाभी ने तो हमारा खाना पीना ही बंद कर दिया। मोहल्ले में हर एक से कहती थी कि मरियम की मंगनी तो फराज से है, लेकिन गलत ताल्लुकात इसके चचा के बेटे आरिफ से हैं, जिसका ये इंतजार कर रही है। खुदा ऐसी भाभी किसी को ना दे। सारे खानदान, सारे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि मरियम की मंगनी तो बचपन में टूट गई थी और अब आरिफ ने भी इसे ठुकरा दिया है, क्योंकि ये सही लड़की नहीं है। चची के कानों तक ये बातें पहुंच रही थीं। चाहिए तो ये था कि वो आकर अम्मी को अपने घर ले जाती, लेकिन वो ना आई, बल्कि शर्त रख दी, जब तक तुम्हारा बेटा बहन की शादी में शामिल ना होगा, हम शादी ना करेंगे। इस बात से मेरी माँ का दिल टूट गया कि ये वही देवरानी है। जब बेवा हुई, मैंने बुरे वक्त में अपने घर में रखा, इनके बच्चों को खिलाया पिलाया, परवान चढ़ाया, और इनका ये हाल है कि लोगों की बातों से डर कर हमको ठुकरा रही हैं। भाई और भाभी की बदसलूकी भी हद से बढ़ गई तो अम्मी मुझे लेकर दारुल अमान आ गईं। ख्याल था कि आरिफ आ जाएगा तो वही हमारा वसीला और सहारा बनेगा। वो भी ना आया। अम्मी ने बेटे की रजामंदी को भी खो दिया। आखिर इनका दारुल अमान में ही इंतकाल हो गया। जब इंतकाल की खबर भाई को मिली तो वो आए। मरहुमा अम्मी को तो दफनाने के लिए ले गए, मगर मैं भाई के साथ ना गई, क्योंकि मुझे अब इन लोगों से नफरत हो चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया कि दारुल अमान में रहकर आरिफ का हमेशा इंतजार करूंगी। जब मरियम ने अपनी कहानी मुकम्मल कर ली तो वो रो रही थी।
इसकी हिचकी बन गई। मैंने इसे गले से लगाया, तसल्ली दी और वादा किया कि मैं खुद इसकी चची के पास जाऊंगी, इनको समझाऊंगी, फिर हम आरिफ से राब्ता करेंगे और मैं तुमको अपने घर से दुल्हन बनाकर तुम्हारे कजन के घर रुखसत करूंगी। कुछ दिन बाद मैं मरियम की चची के घर गई ताकि इनको बता सकूं कि मरियम मेरे पास है। भाई के घर वो नहीं जाना चाहती और माँ इसकी मर चुकी है। मुझे बड़ी हैरत हुई जब इसकी चची ने कहा कि हम मरियम से बेटे का रिश्ता करने से कासिर हैं, क्योंकि इसके बारे में इसकी भाभी और भाई ने तरह तरह की बातें फैला रखी हैं। मेरा बेटा भी इसी वजह से बददिल होकर वापस चला गया और अब हमारा इरादा मरियम को बहू बनाने का नहीं है। इस औरत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। जिस लड़के के लिए इसकी माँ ने घर छोड़कर दारुल अमान रहना कबूल किया, जिससे वादा निभाने को इसकी जिठानी ने घर को खैरबाद कह दिया, वही आज रिश्ते से इनकार कर रही थी। मुझ में हौसला ना था कि मैं मरियम को ये बात बताती, फिर भी बताना तो था ही। जब इसे हकीकत से आगाह किया, इसे इतना सदमा हुआ कि वो बीमार पड़ गई और फिर मरते मरते बची। बहरहाल गम कितना भी हो, आखिर इंसान जी लेता है, सो इसने भी झेल लिया। मेरे रोजो शब के समझाने से बिल आखिर वो शादी पर राजी हो गई और मैंने इसकी शादी अपने एक कजन से करवा दी, जो कि खुशहाल खाते पीते लोग हैं। मैंने अब्दुल रहमान को मरियम के बारे में जब बताया तो इसने कहा, तुम इस लड़की को मुझसे शादी पर आमादा कर लो, तो मैं इसे जिंदगी की तमाम खुशियां दूंगा और ये अपने पिछले सारे दुख भूल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। मरियम की शादी अब्दुल रहमान से हो गई। इसने इस लड़की को इतना प्यार दिया, वो माजी की तलखियों को भूलकर हाल की खुशियों में खो गई। अल्लाह ताला ने जब ऊपर नीचे दो बेटे दे दिए तो वो अपनी दुनिया में फिर से जीने लगी। अब तो भूल कर भी वो आरिफ को याद ना करती थी। कई बार अब्दुल रहमान ने कहा कि चलो अब भाई और भाभी से सुलह कर लो, इनको माफ कर दो। खूनी रिश्ते जो इतने करीबी हों, कम अज कम वो तो नहीं टूटने चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी। इसने कहा कि मरते दम तक मैं इनसे नहीं मिलूंगी और ना ही मैं इनकी शक्ल देखूंगी, जिन्होंने बुढ़ापे में माँ को घर से निकाला और दारुल अमान पहुंचा दिया। मेरे लिए वो मर गए हैं और मैं इनके लिए मर गई हूँ। मरियम आज भी अपनों से इतनी ही नफरत करती है और इनका नाम तक सुनना गवारा नहीं करती, क्योंकि इन्हीं की वजह से इसकी माँ दरबदर हुई। उन दोनों ने दारुल अमान में कई साल काटे और एक बार भी भाई इनसे दारुल अमान में मिलने नहीं आया। सिर्फ एक बार तब आया जब माँ का इंतकाल हुआ, तो इनका जस्ते खाकी लेने के लिए आया था। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे जैसा मेरा भाई था। अल्लाह ऐसा भाई किसी को भी ना दे।